महाराष्ट्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण 5 वर्ष अभी देवेंद्र जी के कार्यकाल में रही है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति की सरकार जब 1997 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी उस समय रही है। और इन सारी स्थितियों में जब जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार रही है तो नागपुर महानगर पालिका के लिए निधि उपलब्ध करा करके नागपुर के रास्तों को सुसज्ज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं ने बड़े नेताओं के सहयोग के साथ में मिलकर के किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय माननीय नितिन जी गडकरी पालक मंत्री थे उस समय नागपुर शहर में सड़कों का जो निर्माण हुआ वो उस समय 1998 में बनी हुई सड़कें आज भी बड़े गड्ढे के आपको दिखाई देती है और उसके मेंटेनेंस पे लगने वाली पूरी की पूरी राशि नगण्य हो गई। उसको किसी प्रकार के मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। अभी भी देवेंद्र जी के नेतृत्व में जिस समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना की युति की सरकार बनी, देवेंद्र जी नागपुर के होने के कारण नागपुर महानगर पालिका को देवेंद्र जी के कार्यकाल में 1000 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिली है और इसके लिए आपको चारों तरफ ये काम चालू दिखाई देंगे, पूरे शहर में काम दिखाई देंगे, पूरे शहर में काम दिखाई देंगे। एक बड़ा सा भ्रम है, भ्रम जो है बड़ा विचित्र है। नागपुर शहर जो है ये मिली जुली सड़कों का जाल यहाँ पर फैला हुआ है। नागपुर शहर में कुल 3492 किलोमीटर की सड़कें हैं और 3092 किलोमीटर की सड़कों में 2228 किलोमीटर की सड़कें महानगर पालिका की है और महानगर पालिका मेंटेनेंस जो करती है 2228 किलोमीटर की सड़कों की करती है जी। इस शहर में 1124 किलोमीटर की सड़कें जो है जो NIT की है और राज्य सरकार की जो सड़कें हैं, ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग जो है इसके माध्यम से 62 किलोमीटर की सड़कें हैं और जो हमारे रिंग रोड है ये रिंग रोड 41 किलोमीटर के है। यानी कुल मिलाकर के 3492 यानी 3500 किलोमीटर में से 2228 किलोमीटर की सड़कों की देखरेख का दायित्व तो नागपुर महानगर पालिका के पास है जी। आप सड़क से गुजरिए, महानगर पालिका के पास आने वाली सड़कों में अंतर्गत सड़कें बड़े प्रमाण में हैं। तो मतलब अब कोई भी सड़क से गुजरे तो पहले ये पता करें कि सड़क किसकी, मैं कौन से डिपार्टमेंट किसकी सड़क है मैं ये नहीं कहना, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं आप उदाहरण दे रहे हैं लेकिन ये जो आपने अभी स्पष्टीकरण किया कि ये सड़क इस विभाग के अंदर में आती है, ये सड़क NIT की है, ऐसी ये किसी और की सड़क है, मतलब सड़क डिपार्टमेंट वाइज। लेकिन डिपार्टमेंट वाइज जो सड़क है उसमें चलने वाले को तो पता नहीं ना। आप कोविड-19 से मरने वाले लोगों को लेकर इतना दुख जाहिर कर रहे हैं लेकिन जो लोग सड़क दुर्घटना में मरे हैं, जो गड्ढों में जिनकी गाड़ियां फिसल के जो मरे हैं, उनका कैसा, उनका क्या? ये उन संस्थाओं का अपराध है कि अगर वे अपनी संस्थाओं के माध्यम से सड़कों का मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अपना दुख बताता हूँ भाई साहब, मेरा घर नेशनल हाईवे पे है, मेरा घर है नेशनल हाईवे पे, जो मुंबई कलकत्ता मार्ग है NH6 उस पे मेरा घर है जी। मेरे घर के सामने की सड़क बनाने के लिए मुझे कितने पप्पड़ बेलने पड़ते हैं मुझे मालूम है भाई साहब। इसलिए उस दर्द को मुझसे ज्यादा दूसरा कोई नहीं समझ सकता भाई साहब। मेरे सड़कों के गड्ढे बुझाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे मालूम है। इसलिए उस दर्द से पीड़ित व्यक्ति मैं हूँ, इसलिए सारी चीज को डिफाइन कर सकता हूँ। हम कितने बड़े सपने देख रहे हैं दयाशंकर जी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देश को आगे बढ़ाएंगे, स्वच्छ भारत आपने किया, चलिए बहुत सारे अवेयरनेस आई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी हम हैं तो जीरो पे ही ना। ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट कैसे होगा अगर रास्ते अच्छे नहीं होंगे? मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैंने मेरे सड़क की पीड़ा सुनाई आपको, मेरे सड़क की तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपकी पीड़ा है तो एक सामान्य आदमी की पीड़ा कितनी होगी? बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर है। मेरी पीड़ा लेकर के जब मैं महानगर नागपुर शहर के सांसद महोदय के पास गया, उन्होंने उस नेशनल हाईवे को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के CFR फंड से निधि उपलब्ध करा करके दी। तो इतवारी जैसे कंजेस्टेड एरिया से जब वो रोड चंद्रलोक बिल्डिंग के पीछे से निकल करके सीधा लकड़गंज पहुंचेगा तो 60 फीट का जब वो रोड हो जाएगा तो रोड का कंजेशन समाप्त हो जाएगा और वो सीमेंट के रोड का निर्माण माननीय नितिन जी की निधि से होगा। तो वो काम देखने के बाद नागपुर शहर की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे और केवल दयाशंकर नहीं, उस पूरे रास्ते पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को आने वाले 50 साल तक के गड्ढों के बारे में विचार भी नहीं करना पड़ेगा। ये केवल एक रोड का नहीं, माननीय नितिन जी के इस देश के सड़क परिवहन मंत्री बनने के बाद और देवेंद्र जी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद में अनेक राज्य सरकार की और अनेक केंद्र सरकार की सड़कों पर निर्माण करने का काम हमारे कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। दुर्भाग्य है
कि अंतिम टप्पे में सड़कों के निर्माण के लिए जो 297 करोड़ रुपए की राशि माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने सैंक्शन करके गए थे, उन सारी सैंक्शन की गई राशियों के ऊपर में वर्तमान सरकार ने प्रतिबंध लगा करके उस पैसों को न देने का निर्णय लिया। केवल 297 करोड़ नहीं, जिन राशियों के कार्यादेश होकर के नागपुर शहर में कार्य प्रारंभ थे, माननीय तुकाराम जी मुंडे ने यहां आने के बाद में उन कार्यों को भी रोक दिया। मैं जिस रोड पर रहता हूं, इस रोड में लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू थी। नागरिकों ने स्वेच्छा से अपने घर देने के लिए तैयारी दर्शाई, उनको मानसिक रूप से तैयार करने के लिए मैंने व्यक्तिगत प्रयास किए। नागरिक अपनी जमीन देने के लिए तैयार है। तुकाराम मुंडे साहब ने आने के बाद कहा कि लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई बंद कर दो। अगर लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई बंद हो गई तो जमीन अधिग्रहित नहीं होगी, जमीन अधिग्रहित नहीं हुई तो रोड नहीं बनेगा। गडकरी जी ने सपना देख करके पैसे उपलब्ध करा करके जो रोड बनाने के लिए निधि उपलब्ध कराई, 425 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई। वो निधि अगर तुकाराम मुंडे साहब ने रोड नहीं बनने दिया तो इसकी राशि बढ़ करके दुगनी हो जाएगी और ये पाप तुकाराम जी मुंडे करेंगे। केवल एक रोड नहीं है ऐसा करेगा। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि प्रशासन के अंतर्गत अगर प्रशासनिक अधिकारी अपने दंभ की भूमिका में अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसका भुगतान इस देश की इकोनॉमी को और इस देश के सामान्य निरीह नागरिकों को भुगतना पड़ती है। ये सारी चीजें जनता के समक्ष आनी चाहिए, इसलिए मैंने सर्वधर्म किया। अब देखिए, मैं विचित्र सी बात मुझे लगती है, विचित्र सी बात मुझे लगती है, इस सड़क निर्माण के लिए हमने काम नहीं किया ऐसा नहीं है। राज्य की सरकार ने 100 करोड़ रुपए सीमेंट मार्ग बनाने के लिए 2 वर्ष में दिए, 200 करोड़ रुपए दिए। एनआईटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपए दिला करके दिए। महानगर पालिका ने 100 करोड़ रुपए का शेयर उसमें डालना चाहिए। इस प्रकार से 400 करोड़ रुपए के रस्तों के निर्माण की बात हमने की। काम चालू है। काम परिपूर्ण होने के दृष्टि से जो व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए, अगर कोई आयुक्त आकर के मुझे सीमेंट की रोड पसंद नहीं इसलिए सीमेंट की रोड बनाना बंद कर दो, कल से डामर का रोड क्यों नहीं बनाते करके ऐसी भूमिका निभाएगा और काम जब सारे के सारे हेल्डअप हो जाएंगे तो गड्ढे पड़ेंगे। गड्ढे पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। शहर में डामरीकरण में जहां जहां खामियां हैं उसकी जांच करने के निर्देश स्थायी समिति ने दी हुई है। इसलिए क्वालिटी के कंट्रोल में अगर कहीं प्रॉब्लम होने के कारण खामियां हैं तो उस पर जांच के आदेश स्थायी समिति द्वारा देने के बाद हमारे अधिकारियों की समिति उस पर कार्य भी कर रही है। कुछ एनजीओज ने सीमेंट रोड की क्वालिटी के बारे में भी कहीं कहीं की शिकायतें दी, उसके बारे में भी समिति बना करके जांच की जा रही है। हमारे जो चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से आते हैं उनके नेतृत्व में उस पर ही काम चाहिए। काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसको लेकर के कोई दो मत नहीं है जी। लेकिन जो काम हो रहे हैं, ये काम एक बार अगर परिपूर्ण हो जाए तो आपको ये जो रास्ते में दिखने वाले गड्ढे हैं इसमें बड़े प्रमाण में कमी आ जाएंगे, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं। और ये जो फंड्स रोक दिए गए, हाँ जी, फंड्स जो रोकने का काम किया आयुक्त ने, वो फंड्स क्यों रोके? कभी आपने उनसे जाकर इस पे कोई परिचर्चा करी? हमने आपने सवाल पूछे? सभागृह में पूछा भाई हमने, हमारा स्थान तो सभागृह है। सभागृह में हमने पूछा कि भाई आपने फंड क्यों रोके? वो कहते हैं कि महानगर पालिका में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है तो मैं आपको काम करने के लिए पैसे कहां से दूंगा? ये उनका जवाब है। बहुत आश्चर्य लगता है कि जिस महानगर पालिका में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं, वो नागर महानगर पालिका का हमारा आयुक्त 20-20 पुलिस वालों की सिक्योरिटी लेकर के घूम रहा है और उसके वीकली पीडिया पर लिखा हुआ है कि मुझे मरने से डर नहीं। जिसको मरने से डर नहीं उसको 20 पुलिस अधिकारी की सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों? आपके पास तो पेट्रोल भरने के लिए समय नहीं है, पेट्रोल भरने के लिए पैसे नहीं है और पुलिस के अधिकारी कम पड़ गए तो हमारे जो रिटायर्ड हमने मिलिट्री के आदमी एनडीएस के रूप में रखे वो 9 अधिकारी अपनी सेवा में लगा करके रखे। आयुक्त महोदय से हमने सभागृह में पूछा कि आयुक्त महोदय आप कहते हैं कि गटर के चेंबर बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपने एनआईटी से 52 गार्डन लिए हैं कि इसका मेंटेनेंस हम करेंगे। अरे भाई साहब, घर में नहीं खाने और अम्मा चली बुनाने, ये 52 गार्डन आप कहां से मेंटेन करेंगे? तो बोलते नहीं ये तो हमची आवश्यकता है, हमची जबाबदारी है, हमची जबाबदारी प्रमाणे आम्हाला घ्यावाच लागेल। महानगर पालिका के प्रशासन ने एक निर्णय लिया था कि एनआईटी के गार्डन महानगर पालिका उसी समय लेगी जब एनआईटी अपनी सारी संपत्ति हमें दे देगी जी। एनआईटी ने हमें अगर किसी एरिया को डेवलप करने के बाद हमें हैंडओवर किया है तो वहां से आर्थिक उत्पन्न होने वाली संपत्तियां उसके पास रहेगी और खर्चा होने वाली संपत्तियां हमारे पास आ जाएगी। इस प्रकार का दुराभाव तो नहीं हो सकता। लेकिन हमारे आयुक्त महोदय ने 52 गार्डन ले लिए, चेंबर बनाने के लिए 4 ईंट नहीं दे सकते। कल चेंबर में कोई बच्चा गिर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, चेंबर के ढक्कन में कोई बच्चा बह जाए
इस प्रकार की घटनाएं नागपुर शहर में बारिश के समय हुई है जी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा है, नालियों के काम, नाले के काम मेरे प्रभाग का एक काम है। उस काम के लिए माननीय आयुक्त बांगर साहब पर्सनल उन्होंने साइट पर विजिट दिया और साइट पर विजिट देने के बाद में बांगर साहब ने कहा कि इतने कंजेस्टेड एरिया में काम कितने तकलीफ का काम है। 8 फीट का नाला जो गहरा था वो 10 इंची का नाला बचा हुआ था, पूरी मट्टी और गारे से भर गया था। उस निर्माण कार्य को जब उन्होंने जाकर के देखा तो इतने तकलीफ के एरिया में जो काम कर रहा है उसकी बधाई देना चाहिए उन्होंने कहा। और इमरजेंसी फंड से 2 करोड़ रुपए की राशि भी उन्होंने की, नाले का पूरा निर्माण करना चाहिए, नहीं तो पीछे तो पूरा गड्डी गोदाम पानी से भर जाएगा करके। भाई साहब उसके टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए। दुर्भाग्य था कि बांगर साहब जिस दिन गए उसके दूसरे दिन वो फाइल स्टैंडिंग कमेटी से पारित होकर के आयुक्त महोदय के पास गई। मुंडे साहब ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि मेरे पास फंड नहीं है। एक आयुक्त अगर मौके की जांच करके इमरजेंसी के फंड के रूप में निधि उपलब्ध करा करके नाले का बांध काम करने के लिए अपनी निविदा निकालने की अनुमति देता है, पैसे की व्यवस्था करके देता है, दूसरा आयुक्त तो उसको किसी काम का नहीं कह करके कैसे रद्द कर सकता। भाई साहब आपको आश्चर्य होगा, वो नाले का निर्माण ही गलत हुआ था, पुलिया का निर्माण गलत हुआ था, जिसके कारण पीछे 8 फीट गहरा भर गया, इसलिए पुल तोड़ करके नया बनाना है, इस प्रकार का आयुक्त ने आदेश दिया। उस नाले का निर्माण करते समय नाले को डीप करना है, आगे जो नाला बना है वो पुलिया गलत बनने के कारण आगे का नाला गलत बन गया, इसलिए पीछे 8 फीट नाला भर गया। इस प्रकार का टेक्निकल रिपोर्ट उसमें लगा हुआ है। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि जब नाले को गहरा किया गया तो जो नाले की दीवार बनी थी ना भाई साहब, वो 8 फीट के नाले में 3 फीट की दीवार थी। इसका मतलब नाला 3 फीट का ही बना करके रखा गया था, नीचे पूरे मट्टी और गहरा बना हुआ। उस नाले को बनाने के लिए मैंने काम किया। बारिश आई, वर्क ऑर्डर बारिश के पहले हो जाता है 1 जनवरी को, तो बारिश के पहले काम हो जाता था, लेकिन बांगर साहब चले गए, कार्यादेश रुक गया। कार्यादेश रुक गया, 3 महीने कोविड आ गया, मुंडे साहब ने काम नहीं करने का निर्णय लिया। बारिश आई, जो हैंगिंग दीवार थी 3 फीट की वो बह करके नाले में गिर गई, साइड का रोड भी नाले में गिरने लगा। मैंने फोटो व्हाट्सएप किए माननीय मुंडे जी को, मैंने फोटो व्हाट्सएप किए मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, मैंने फोटो व्हाट्सएप किए हमारे ड्रेनेज के प्रमुख जिनको बना करके रखा है मुंडे जी ने, बैनर्जी मैडम को विजिट किया उन्होंने। मैंने बताया कि बाजू में हाई टेंशन के पोल लगे हुए वो भी नाले में गिर जाएंगे तो कल एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बाजू में मंदिर है उसकी दीवार नाले में गिर जाएगी, मैंने फोटोज भेजे। बाजू में बेथरिया चार्टर्ड अकाउंटेंट का घर है वो नाले में गिर जाएगा, मैंने फोटोज भेजे। प्रशासन के कान पे जू नहीं होगी। पहली बारिश के बाद आज तक उस पर कार्यादेश नहीं हुआ। ये काम की आवश्यकता का प्रतिपादन कौन करता है? जब मेरे इंजीनियर ने लिख करके दिया कि ये काम की प्रायोरिटी ये होना चाहिए, सारे इंजीनियरों ने लिख करके दिया, ये नगर सेवक की प्राथमिकता नहीं इंजीनियरिंग की प्राथमिकता है, समाज की आवश्यकता है। और उसके कारण अगर किसी का घर टूट सकता है, मंदिर टूट सकता है, तो ये सारी चीजों की जिम्मेदारी किसकी तय होगी? कल अगर मंदिर की दीवार गिर जाए या बेथरिया का घर गिर जाए या वो पूरा का पूरा रोड बह जाए तो इसकी जिम्मेदारी मुंडे लेंगे? लोग तो जनता के पास, लोग सारे नगर सेवक के पास आएंगे और नगर सेवक से कहेंगे कि हमने आपको चुन करके दिया था, आप काम नहीं करा सके, ये आपकी गलती है, आप कमजोर पड़े इसलिए काम नहीं करा सके। मुंडे जी एक भूमिका के अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। और जो शहर में गड्ढे दिख रहे हैं, अगर मुंडे जी कर्तव्यनिष्ठ है, उन्होंने शहर का चेहरा मोहरा बदल करके रख दिया है, तो गड्ढे क्यों दिख रहे हैं एक बार मुंडे जी से पूछ लिया जाए। मुंडे जी का हॉट मिक्स प्लांट क्या कर रहा है, मुंडे जी से पूछ लिया जाए। मैं भी स्थायी समिति का अध्यक्ष था 2012-13 में। मैंने तो सारे एफएम को मेरा नंबर दे करके रखा था कि आप घोषणा कीजिए कि अगर कहीं भी गड्ढा दिखता है तो इस फोन पर फोन कॉल कीजिए, 24 घंटे में गड्ढा बंद होगा। और मेरे कार्यकाल में 24 घंटे के अंदर मैंने आने वाले फोन पर गड्ढे बंद करा करके लिए हैं। आपके एफएम के सारे मित्रों से आप पूछ लीजिएगा कि दयाशंकर के कार्यकाल में गड्ढा 24 घंटे में बंद हो रहा है। इसलिए व्यवस्था खड़ी करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर के काम करे तो कोई भी काम असंभव नहीं है। बारिश के समय में भी हम लोग गड्ढे बंद कर सके, इस प्रकार की मशीनें हमारे यहाँ उपलब्ध है, उस माध्यम से, उस मटेरियल से हम लोग गड्ढे बंद कर सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए। यह तो कहीं ना कहीं निर्वाचित जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में लज्जित करने के एजेंडा को लेकर के मुंडे साहब चल रहे हैं, इसलिए ये सारा का सारा चित्र खड़ा है। ये कहने में मैं अतिशयोक्ति महसूस नहीं करता। आपने शिक्षा की बात करी जी, मैं शिक्षा के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। नागपुर महानगर पालिका की शिक्षा जी, अभी देश में केजरीवाल जी बहुत नाम चल रहा है, चलना भी चाहिए।
जी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, उसको हमने भी सर्टिफाई किया। जी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जी। है, महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का एजुकेशन चेयरमैन है, लेकिन हमने हमारी टीम दिल्ली भेजी जी। कि जा करके देख करके आओ कि केजरीवाल जी ने अपने बच्चों के लिए कैसे स्कूल का निर्माण किया है। हमारी टीम वहाँ गई, वहाँ का सर्वे करके आई, और सर्वे करके आने के बाद में उसी के आधार पर नागपुर महानगर पालिका के स्कूलों का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निर्माण होना चाहिए, ऐसा निर्णय लिया जी। अब एक दिन में तो लक्ष्मण सिलवेनिया तो है नहीं कि पूरे घर के बदल डालो, इसलिए निर्णय लिया कि पहले वर्ष हम लोग 6 विधानसभा क्षेत्र की 6 शालाओं का निर्माण करेंगे। उसके लिए महाराष्ट्र का भी अध्ययन किया गया। एक एनजीओ जो मुंबई में स्लम की स्कूलों का संचालन करता है। बच्चों के कम होने का कारण क्या है भाई साहब? पूरे देश में हिंदी मीडियम की और वहाँ की लोकल भाषाओं की स्कूलें बंद हो रही है जी। मराठी माध्यम की स्कूलें महाराष्ट्र में बंद हो रही है, हिंदी मीडियम की स्कूलें हमारे यहाँ बंद हो रही है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बंद नहीं हो रही। मेरे घर में काम करने वाली मोल करनी भी चाहती है कि उसका बच्चा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े, और शासन की मजबूरी है कि शासन महानगर पालिका को अंग्रेजी माध्यम का स्कूल चलाने के लिए ग्रांट नहीं देती। अब ग्रांट नहीं देती, इसलिए अंग्रेजी माध्यम का स्कूल न चलाते हुए हिंदी माध्यम का स्कूल चलाना पड़ता है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, अगर दयाशंकर तिवारी की प्राइवेट स्कूल है और प्राइमरी है तो उसको शासन 100% ग्रांट देती है, लेकिन महानगर पालिका की प्राइमरी स्कूल है तो उसको 50% ही ग्रांट मिलती है। 50% महानगर पालिका को खर्चा करना पड़ता है। हम इसके लिए भी लड़ रहे हैं। और प्रशासन इतना प्रशासन मजबूत है कि हमारी सरकार 5 साल थे, हम लड़ते रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जू नहीं देंगे, और प्रशासन ने हमको प्राइमरी की पूरी ग्रांट देने के लिए तैयार नहीं है। महानगर पालिका ने निर्णय लिया, एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तैयार करी, और आपको आश्चर्य होगा, मुस्लिम लीग के संस्थापक शहाबुद्दीन, उनके नाम से स्कूल का नाम दिया बनातवाला। शहाबुद्दीन बनातवाला जी। बनातवाला जी के नाम से स्कूल का नाम दिया, मुस्लिम बस्ती में थे तो, और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हमने संचालित करे। वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से पहली बैच हमारी निकली, और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की जो पहली बैच निकली, उस बैच का रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा रहा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 3 करोड़ रुपए की राशि खर्चा करके हमने उस अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का निर्माण किया है। एकमात्र अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, मुस्लिम बस्ती के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिमों के बारे में द्वेष किया जाता ना जी। मुस्लिम बस्ती में मुस्लिम बच्चों के पढ़ने के लिए बनातवाला के नाम से स्कूल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मीडिया क्यों नहीं छापता भाई? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे ना बनातवाला जी, उनके नाम से स्कूल है ना, मुस्लिम बस्ती में स्कूल है ना, वहाँ की पट संख्या में 80% से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं ना। इन सारी चीजों को कभी मीडिया नहीं छापता। हमारे स्कूल की खामियां गिनाते हैं, हमारे स्कूल की खामियां गिनाओगे? महानगर पालिका का रिजल्ट देखिए, केजरीवाल जी ने बताया कि दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट 96% आया, पूरे देश की मीडिया ने छापा। अरे भाई साहब, नागपुर महानगर पालिका का रिजल्ट देखिए, 2013-14 में 92.50% आया था। महानगर पालिका का 15-16 में रिजल्ट 88.32 आया था। महानगर पालिका का 16-17 का रिजल्ट 88.41 आया था। महानगर पालिका का वर्तमान रिजल्ट 88.08 आया हुआ है। महानगर पालिका के स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं होती है तो बोर्ड की परीक्षा तो महानगर पालिका के कक्ष में नहीं दी जाती, ये तो बोर्ड द्वारा प्रदत्त किए गए सेंटर में लिए जाती है, और इसका वैल्यूएशन भी बाहर के टीचर करते हैं। उसके बावजूद अगर महानगर पालिका का रिजल्ट 10वीं क्लास का 88.08 आ रहा है करके, तो आप इसको क्या कहेंगे भाई साहब? आप कल्पना कीजिए कि 12वीं का रिजल्ट भी महानगर पालिका का, इस वर्ष का 12वीं का रिजल्ट 88.8 है भाई साहब। महानगर पालिका, ये जो स्कूल महानगर पालिका जूनियर कॉलेज चला रही है जी, एक साइंस का भी जूनियर कॉलेज महानगर पालिका चला रही है, साइंस के साथ साथ आर्ट का भी चला रही है, और कॉमर्स का पर भी। जो प्राइवेट स्कूल्स है जहाँ पर अधिकारियों का एक रोल अदा होता है, आज आपको पता है कि नागपुर शहर या पूरा देश आज आर्थिक तौर पे किस तरह से गुजर रहा है, किस किस्म का प्रेशर चल रहा है। नागपुर में एक मुहिम बहुत ज़्यादा गर्मा रही है, वो है नो स्कूल नो फीस। आपने उसको भी तो कोई सपोर्ट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में, वहाँ की राज्य सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करते हुए मध्यम मार्ग निकाला है, और उस मध्यम मार्ग का अवलंबन शासन के माध्यम से इन शिक्षण संस्थाओं को सहयोग करके किया जा सकता है। इस प्रकार का सहयोग महाराष्ट्र की सरकार ने भी करना चाहिए। और व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहता हूँ
कि अगर स्कूल नहीं हो रही है, जी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, जी तो आप ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, लेबोरेटरी की फीस से लेकर के, लाइब्रेरी की फीस से लेकर के सारी फीस कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? तो संदीप अग्रवाल जो विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के चीफ हैं, जो इस मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं, उनको तो कभी भी किसी भी बीजेपी के नेता ने साथ नहीं दिया। वो तो उन्होंने मेयर के दफ्तर की भी चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ से भी कोई उनको सपोर्ट नहीं मिला। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि संदीप जी के इस आंदोलन में एज ए दयाशंकर तिवारी उनके कदम से कदम मिला करके काम करेगा। कारण जहाँ सामाजिक प्रश्न होते हैं वहाँ राजनीतिक दायरों को दूर रख करके काम करने की नितांत आवश्यकता होती है। इस विषय को लेकर के मैं स्पष्ट रूप से क्या भूमिका हो सकती है वो लेकर के संदीप जी के साथ मिलने के लिए कभी भी और उनके साथ कदम से कदम मिला के काम करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। ये पूरी चर्चा में दयाशंकर जी जो बार बार एक बात राज्य में आपको और बताना चाहता था जी कुछ बातें हैं जो बातें समाज